तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको आपके सामने जिसके बारे में बात कर रहा था, भारषु समय काल का जो शिवलिंग थे, सामने अभी आपके जस्ट साक्षात उनकी मूर्ति स्थापित है। और ये जो है काफी ऊंची मूर्ति है, जो आप देख रहे हैं, ये भारषु समय काल की है। फिलहाल अब यहाँ पे हम मुद्दे पे आते हैं कि सिर्फ जो हमें भारषु समय काल के बारे में जानना है, तो हम अपने इतिहासकार जी से इससे बात करेंगे। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन में करना चाहता हूँ कि जो ये भारषु समय का अभी हम भी सुनते आ रहे थे, भारषु साम्राज्य या भारषु डायनेस्टी जो पढ़ने में आता है, चाहे वो के.पी. जायसवाल ने लिखा हो, चाहे वो ब्रिटिशर ने जो भी रिपोर्ट में बनाई हो, सबके बारे में पढ़ा। हम ये जानना चाहते हैं कि भारषु समय काल क्या था, वो कब थे, वो किन लोगों को कहा जाता था। ये सारी चीजें अभी शायद सभी को नहीं पता है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि भारषु क्या थे और उसका क्या इतिहास रहा है। भारषु प्राचीन नाग वंश की शाखा है और ये भारषु नाम उस समय पड़ा जब इन नौ नागों ने जो नए नाग बने, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को त्याग दिया, महायान जो धर्म था उसे कुषाणों ने दो भागों में बांट करके एक हीनयान एक महायान बनाया था। तो महायानी कुषाणों को इस देश से भगाने के लिए उनके द्वारा जो धार्मिक अत्याचार हुए थे, जनता पर प्रताड़ना हुई थी और एक विदेशी शक्ति थी कुषाण, तो उनको भगाने के लिए इन नौ नागों ने एक संकल्प किया कि इनको यहाँ भारतवर्ष से भगा देंगे। तो उसके लिए इन लोगों ने संघ बनाया और उस संघ में मालव, मद्र और टाक, औधे इत्यादि 4-5 कुल थे और वो सब नागवंशी लोगों ने मिलकर के एक अभियान चलाया। और वो अभियान ऐसा चलाया कि कई युद्धों में छोटे छोटे भागों में करके और कुषाणों को इस उत्तर भारत से भगा दिया, जिनका शासन अयोध्या से लेकर के और मध्य एशिया तक था। उत्तर भारत में अयोध्या तक उनका शासन विद्यमान मिलता है। 170 ईस्वी के बाद सबसे पहले वीरसेन एक हमारे भारषु वंश के राजा हुए जो मथुरा में शासन करते थे। उसी समय हमारे कांतित में और पद्मावती में इत्यादि स्थानों पर जो भारषु जिन लोगों ने सेक्ट धर्म या हमारा धार्मिक विश्वास डेवलप किया कि हमें बौद्ध धर्म त्याग देना है और उस क्योंकि बौद्ध धर्म अब कुषाणों के अधिकार में है, विदेशियों के अधिकार में है। तो उस समय इन लोगों ने ऐसा प्रयास किया, ऐसा अभियान चलाया कि जो वो कुषाण थे, विदेशी थे, वो सब के सब 50-60 वर्षों के अंतराल में उत्तर भारत से लाहौर के उधर जहाँ के ये लोग निवासी थे, चीन की सीमा पर के, वहां तक भेज दिया इनको। और तो सर, ये कारण क्या था कि भाई कुषाण जो काफी शक्तिशाली थे उस समय काल में, कुषाण भी काफी अपने चरम शक्ति पर थे, तो उनका ऐसा क्या उन्होंने कार्य किए जिससे कि यहाँ की जो जनता थी, यहाँ की जो नाग्य सभ्यता थी, यहाँ के जो लोग थे, चूंकि ये भी बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म का अनुपालन करते थे, तो ऐसा क्या उनके बीच में हो गया कि उन लोगों ने इन्हीं कुषाणों को बाहर किया, या ऐसा क्या हो गया कि कैसे अलग हुए ये लोग? ये अलग इसलिए हुए कि बौद्ध धर्म जो हमारा प्राचीन धर्म था, जिसे गौतम बुद्ध ने चलाया था, गौतम बुद्ध जिसके हमारे चलाने वाले प्रवर्तक हैं, उनके द्वारा जो सिद्धांत बनाए गए थे, उन सिद्धांतों के विपरीत इन लोगों ने महायान भोगवादी विचारधारा उसमें जोड़ दी। इन्होंने बड़े बड़े अय्यासी टाइप के महल बनवाए, विहार बनवाए और यहाँ तक कि भोग विलास की जितनी वस्तुएं थीं सब उन विहारों में इकट्ठा कर दी और जो धर्म का वास्तविक रूप था बौद्ध धर्म का, वो गायब कर दिया इन कुषाणों ने। और इससे हमारी भारतीय जनता त्रस्त हो गई, परेशान हो गई कि इनसे अब मुक्ति पाना है। उसका एक ही उपाय था कि बौद्ध धर्म त्याग करके हम अपना भारषु शिव जो हमारी नांग सभ्यता के मूल हैं और सिंधु घाटी के में भी उनका अस्तित्व विद्यमान है, उन्हीं को अपना लिया और जगह जगह शिवलिंगों की स्थापना की और यज्ञ किए। 10 अश्वमेध यज्ञ करके बनारस में, और उन्होंने 10 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने का अर्थ ये है
कि उन्होंने इतने 10 यज्ञ स्थापित करके संपन्न करके ये सिद्ध कर दिया कि इतने संख्या में किसी ने भी हिंदू या भारतीय राजवंश ने कभी भी इतना महान काम नहीं किया जिसे भारतीयों ने संपन्न कर दिया। तो क्या सर उस टाइम पे क्या ये अभी जैसे कि मैं एक बात और जानना चाहूंगा क्योंकि इस पर काफी विवाद भी चलता कभी कभी, क्या हिंदू शब्द उस टाइम पे था या फिर क्या उसका कैसे क्या उसका था बताइए। हिंदू शब्द तो अभी बिल्कुल आधुनिक शब्द है, लेकिन भारतीय शब्द हमारा पुराना तो है। यानी भारतीय सभ्यता हमारी पुरानी है, भारतीयता हमारी पुरानी है। उसी भारतीयता में इन भारतीयों ने अपनी जनता को प्रशिक्षित कर दिया और सब एक समान कर दिए कि हाँ, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म। पहली बात तो ये नागवंश में इस प्रकार की अवधारणा नहीं है, न तो उसमें जातिवाद है, न तो उसमें कुलवाद है, न कुछ है। वो एक समानता का धर्म था। और सबसे पहले ये भाष्य हुए जिन लोगों ने कभी भारतवर्ष में प्राचीन टाइम में जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी, गणतंत्र स्थापित करना था, उसे इन भारतीयों ने स्थापित कर दिया। और वो गणतंत्र 1700 वर्ष बाद 1947 में भारत को देखने को मिला। बीच के समय में पूरा का पूरा राजतंत्र, सामंतवाद कहिए, मुसलमान पीरियड कहिए या अन्य सुल्तानों का समय कहिए, मुगलों का समय कहिए, अंग्रेजों का समय कहिए, ये बीच का इतिहास हमारा भरा पड़ा हुआ है। आजादी या तो भारतीय काल में मिली या फिर 1947 के बाद मिली। अच्छा, यानी कि एक सीधी भाषा में अगर मैं बात कहूं तो गणतंत्र, गणराज्य या गणतंत्र या प्रजातंत्र उस टाइम पे था। बिना भेदभाव का जो एक सभ्यता थी वो भारतीयों की ही थी। बाकी उसके बीच में जो टाइम पीरियड लोगों का आया, कई सारे राजा या कई सारे सम्राटों का दौर आया है इस देश में, तो वो भेदभाव का भी था, ये पढ़ने को मिलता है। तो देश की आजादी बाद ही दूसरा भारतीय समयकाल चल रहा है अगर इस तरह देखा जाए तो। अच्छा, तो गणतंत्र और प्रजातंत्र में क्या डिफरेंस है या कैसे इन्होंने किया, कैसे समानता कैसे लाई? प्रजातंत्र, गणतंत्र ये एक ही चीज के विभिन्न नाम हैं, क्योंकि इसमें जनता अपने राजा का चुनाव करती है। और सामंतवाद होता है या राजतंत्र होता है, उसमें पिता राजा होता, उसके बाद उसका पुत्र राजा होता या उसकी पत्नी राजा हो या उसी कुल का कोई दूसरा राजा बनता है, उसे राजतंत्र कहते हैं। गणतंत्र वो व्यवस्था है जिसमें राजा का चुनाव होता है। जरूरी नहीं है उसके पिता पहले शासक रहा हो। ओके सर, बहुत बहुत